नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से अपना तैयारी कर रहे होंगे। कल का लेक्चर एक अपलोड किए थे साथी, आप सभी के लिए कुछ सूचना था। शायद उनमें से किसी साथी को अच्छा लगा होगा तो किसी को बुरा भी लगा होगा, लेकिन जो मेरा अपना व्यक्तित्व विचार था, हम अपने आप विचार को अपना समझकर आपके सामने रखे थे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को विचार आने वाले समय में अच्छा ही लगेगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस क्रम में तैयारी भी करेंगे। कल हम बताए थे कि आपका जो एग्ज़ाम का दिन है साथी, अब बहुत कम बच गया है और आपको डबल तिर पर मेहनत करना होगा। अलग बात है कि थोड़ा सा आपका अधिकारों का हनन किया गया है, ये सभी बात हम लोग कल कर चुके थे। आज हम रुक्मणी पब्लिकेशन का यह आपका प्रैक्टिस सेट लाए थे। काफ़ी दिनों से यह रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट साथी इस चैनल पर थोड़ा सा रुका हुआ था। आपका रंजीत आयस सर का जो यह आपका आ गया था, तो इसको हम लगातार चला रहे थे। आज आपका यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा साथी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह इसका भी रोल अदा करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि हम अंत में इस पर बात करेंगे। पहले आपका जीएस, वहाँ पे आप लोग देखिएगा। जीएस के क्वेश्चन पे हम बात करेंगे सबसे पहले साथी। तो यहाँ चलिए जीएस पे हम चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर साथी आपका जीएस की हम बात करें तो यहाँ 51 है। कह रहा है मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? जल्दी बताइए साथी, आपका क्वेश्चन नंबर 51 जो है, इसका राइट आंसर क्या होगा? मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? यह आपका क्या होगा साथी? जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। यह आपका होगा साथी क्या? तो विषाणु के कारण। ठीक है, मवेशियों में जो होते हैं साथू, यह किसके कारण होते हैं? तो यह विषाणु के कारण होते हैं। यह आपको याद रखना होगा। हम बात करें अगर आगे, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? हम बहुत बार बताए हैं आपको और बहुत बार बोले भी हैं, लेकिन आप लोग बात को नहीं सुनते हैं। हम बार बार आपको बोलते हैं कि साथी फिजिक्स में आप लोग जितने भी ऐसा मात्रक है आप लोग रट लीजिए। फिजिक्स में आपको ऐसा मात्रक ऐसा कोई भी पेपर नहीं होता है जहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। तो इसका साथी राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो आपका साथी वाट हो जाएगा। ठीक है, हम अगर बात करें अन्य विद्युत राशि की, तो उसका याद रखेगा, जिसमें अगर विद्युत धारा की हम बात करें तो विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक होता है, क्या होता है? तो मात्रक होता है। विभवांतर का हम बात करें तो वोल्ट होता है। आपका यहाँ पे वो वोल्ट है। कार्य या फिर ऊर्जा की हम बात करें तो इसका क्या होता है? ऐसा मात्रक जूल होता है। शक्ति का तो आपको पता ही है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, क्या होगा? जल्दी यहाँ पे आंसर बताइए कि क्या यहाँ बढ़ाना चाहिए साथी। यह आपका हो जाएगा क्या? तो न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। किसी उदासीन परमाणु में साथी परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या के समान ही होती है। यह बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो आगे हम बात करें तो कहता है विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए, क्या कहा जाता है? यह आपका क्या होगा? जल्दी जल्दी इसका आंसर करते चलिए। यह आपका होगा साथी शक्ति। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, शक्ति होगा इसका राइट आंसर। विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की जो दर होती है साथी, इसको हम शक्ति कहते हैं। और शक्ति का तो आपको अभी एक्सआई मात्रक बता ही दिए हैं, क्या होता है? तो यह आपका वाट होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ कहता है मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी डैश की वजह से प्रवेश करता है। किस वजह से प्रवेश करता है साथी? जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा साथी परासरण की वजह से। परासरण के कारण मिट्टी में जड़ों के रेशों में पानी प्रवेश करते हैं और परासरण दो विभिन्न सांद्रता वाले घोले के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की क्या है साथी? तो विसरण है। ठीक है, क्या है? डिफ्यूजन है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। हम बात करें अगर आगे, तो कहता है विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए कि विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है। साथ ही यह आपका हो जाएगा
कौन सा है, तो यह आपका राइट आंसर होगा साथी इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका होगा अमरूद, पालक और सेब, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम अगर अन्य अम्ल की बात करें साथी, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे मौलिक अम्ल, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। मौलिक अम्ल वो किस में होते हैं, तो यह आपका सेब में पाया जाता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाते हैं, तो खट्टे फल में पाए जाते हैं। टार्टिक अम्ल जो है यह इमली में पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल जो है यह आपका चींटी का अंड में पाया जाता है साथी, जो कि ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है। फलीदार पौधा इसमें से कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। गोभी, मटर, टमाटर, आलू, इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो आपका साथी मटर जो है यह क्या है, तो फलीदार पौधा है। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हम बात करें अगर आगे तो कहता है वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। साथ ही यह क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। तो यह आपका हो जाएगा, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, तो यह आपका होगा प्रज्वलन ताप। ठीक है, प्रज्वलन ताप की हम बात करें तो वह न्यूनतम ताप प्रज्वलन ताप कहलाता है जिस पर किसी ईंधन को गर्म कर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। इसको हम क्या कहेंगे साथी, तो प्रज्वलन ताप कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक बीमारी है, जल्दी बताइए। मधुमेह है, कैंसर है, प्लेग है और उच्च रक्तचाप है। क्या है साथी इसमें से संक्रामक बीमारी, जल्दी बताइए। कई बार आपसे डिस्कस किया गया है संक्रामक बीमारी के बारे में, तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लेग। प्लेग जो है यह क्या है, तो यह एक संक्रामक बीमारी है। यह एक बीमारी जो है साथी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पटने वाला बीमारी है। तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और संक्रमक के अगर हम बात करें तो रोग रोगाणु के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है। प्लेग पाचुलेसा प्लास्टिक बैक्टीरिया से होता है। आपसे पूछ देगा कि प्लेग जो है यह किस रोगाणु की वजह से होता है, तो याद रखेंगे पाचुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया, लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हम बात करें अगर आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पश्चेप्यूस ग्रंथि, ठीक है, पश्चेप्यूस ग्रंथि क्या स्रावित करता है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए साथी। पश्चेप्यूस ग्रंथि जो है यह क्या स्रावित करता है, तो यह आपको याद रखना होगा। क्या करता है, ऑक्सीटोनिस करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीटोनिस। हम बात करें अगर इसके बारे में तो ऑक्सीटोनिस या फिर पितोसिन बच्चे के जन्म के समय साथी गर्भाशय की पेशियों में संकुचन पैदा करता है। यह आपका क्या, तो ऑक्सीटोनिस। ठीक है, इसको याद रखेगा। ऑक्सीटोनिस जो है यह आपका स्तन ग्रंथि से लेकर बच्चा जन्म लेने के बाद भी दूध के स्राव में सहायक होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और यह एक प्रकार का क्या है, तो हार्मोन्स है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें हम आगे तो कहता है संक्रमित कोशिकाओं से अन्य और गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है, जल्दी बताइए साथी इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। आपसे क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए। तो यह आपका होगा साथी ऑप्शन नंबर क्या, तो इंटरफेरॉल। ठीक है, इंटरफेरॉल इसका राइट आंसर होगा। चलिए, इंटरफेरॉल जो है यह आपका ग्लाइकोप्रोटीन होता है, यह भी आप सब लोग याद रखेंगे इंटरफेरॉल के बारे में। चलिए, नेक्स्ट आपका कहता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश में मौजूद होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है साथी यह कहाँ मौजूद होते हैं, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। तो यह आपका होगा साथी परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में। कई बार हम आपको यह प्रश्न के बारे में डिस्कस किए हैं कि, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं साथी। और आवर्त सारणी में हम बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 1 से लेकर साथी आपका 8 तक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत बेसिक है लेकिन समय आने पर बहुत हार्ड बन जाएगा। हम बात करें अगर आगे तो कहता है केसर, ध्यान दीजिएगा, कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किस उपयोग में आता है, किसका उपयोग में आता है, जल्दी से बता दीजिए साथी। कैंसर के इलाज में ब्रह्मा विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग में आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आपका होगा क्या, तो कोबाल्ट 16।
ठीक है। कोबाल्ट 16 के बारे में हम थोड़ा चर्चा भी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कैंसर के इलाज में बढ़ावा विकिरण थेरेपी में कोबाल्ट 16 का उपयोग किया जाता है। साथ ही अगर वहीं पे आपसे पूछ दिया जाएगा, क्या पूछ दिया जाएगा कि AS74 ये क्या है, तो ध्यान दीजिएगा इसका उपयोग कब करते हैं, तो ट्यूमर की खोज में किया जाता है। ठीक है। NA24 यह कब होता है, तो साथ ही यह आपका परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है। जो हम आपको बता रहे हैं शायद आपको कहीं ना कहीं बहुत कम मिलेगा देखने को, सुनने को। कोई ना कोई इसमें स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे सर NA क्या बता रहे हैं, SA क्या बता रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, याद रखेगा। एक है आपका C14, यह क्या है, तो कार्बन काल निर्धारित करता है। और एक है आपका I131, ये क्या है साथी, तो यह आपका है थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये सारे उपयोग को आप लोग याद रखिएगा। और जो हम आपको नाम बता रहे हैं यह क्या है, तो यह आपका विकिरण थेरेपी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कहता है किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। साथ ही किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहेंगे, तो यह आपका होगा पोरीफेरा। ठीक है। पोरीफेरा जो है यह क्या होता है साथी, तो यह एक प्रकार का स्पंज के रूप में रहता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए साथी। आसानी से चाकू से काटा जा सकता है वह कौन सा धातु है, क्या सोडियम है, सोना है, तांबा है या फिर एल्यूमिनियम है, इसमें से कौन सा है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। तो यह आपका होगा साथी सोडियम। सोडियम को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तो चाकू से काट सकते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे सोडियम के बारे में। नेक्स्ट अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा में विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण जो है साथी निम्न में से किसकी दिशा में क्या होता है, तो विपरीत होता है। जल्दी बताइए, वेग है, बल है, संवेग है, दूरी है, किसका हो जाएगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर करते चलिए। राइट आंसर जो होगा इसका साथी वो होगा आपका वेग। ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है। सेप्रोट्रॉप इसमें से कौन सा है, जल्दी बताइए। कबूतर, पुरुष और कुकुरमुर्ता और शैवाल, इसमें से क्या है राइट आंसर, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। तो आपका साथी कुकुरमुर्ता जो है यह जिसको हम मशरूम भी कहते हैं, तो यह क्या है, तो एक आप प्रकार का यह आपका सेप्रोट्रॉप है, इसको याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, सेप्रोट्रॉप क्या होता है, कोई जीव या पौधे जो मरे हुए और क्षारीय जैविक पदार्थ को अवशोषित करके खाते हैं और अपना पोषण को प्राप्त करते हैं साथी, उसे हम क्या कहते हैं, तो मृतपोषी या फिर मृत जीवी कहते हैं। इसी का आपका एग्जाम्पल है साथी, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, आपका जल्दी बताइए किस पर निर्भर करेगा इसमें से। साथी जल्दी जल्दी इसका आंसर करते चलिए, काफ़ी लंबा क्लास हो जाता है, इसलिए थोड़ा जल्दी स्पीड में आप लोग आंसर किया कीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा साथी वो हो जाएगा आपका क्या, तो आवृत्ति। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है और पिच साथी ध्वनि का वह लक्ष्य है जिसके कारण ध्वनि को मोटा या फिर तीक्ष्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। हम बात करें अगर आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, और एक बार आप सभी से विनती है कि सेशन को थोड़ा शेयर कीजिए साथी। लगातार हम आपके लिए लगभग अगर बात करें तो यह पहला यूट्यूब चैनल होगा जो कि मार्केट में जो भी, वैसे तो मार्केट में भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आ गया है, लेकिन जो भी लेवल का प्रैक्टिस सेट है, जो भी प्रैक्टिस सेट से देखा गया है कि उस प्रैक्टिस सेट से लगभग किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और वह प्रैक्टिस सेट एक मान्यता प्राप्त प्रैक्टिस सेट है। सारे प्रैक्टिस सेट हम अपना चैनल पर करवाने का आप सभी से वादा किए हैं और लगातार करवा रहे हैं, और आगे भी हम देख रहे हैं कि कौन सा प्रैक्टिस सेट बेस्ट है मार्केट में, क्योंकि अभी आपका लगभग साथी 2 महीना का समय अभी बचा हुआ है। लगभग अगर हम बात करें तो ये 2 महीना में अभी आपका प्रैक्टिस सेट कम से कम एक और कवर करवाने का हम सोचे हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिए कि शेयर करते चलिए, और इस चैनल पर जितना भी हम
प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। यकीन मानिए आप लोग एक बार में कुछ नहीं होता है, आप लोग एक बार वीडियो देखिएगा तो कुछ नहीं होगा, कम से कम 2 बार 3 बार सारे प्रैक्टिस सेट वीडियो का सारे का सारा आप लोग 2-3 बार देख लीजिए, फिर आप देखिएगा कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा वहाँ से तो फिर कहाँ से पूछेगा। बात करें अगर आगे तो कहता है, ध्यान दीजिएगा, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा, शक्ति, दाब या फिर बल। काम जब हम करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? जल्दी बताइए साथी, यह आपका क्या हो जाएगा? काम करने की जो क्षमता होती है साथी, यह हमारा ऊर्जा होता है, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न था। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अगर किसी व्यक्ति में शक्ति ही नहीं होगा, एनर्जी ही नहीं होगा, तो वो व्यक्ति एक प्रकार से साथी यहाँ से उठकर यहाँ भी नहीं जा पाएगा। तो क्या यह सत्य नहीं है? क्या यह सत्य है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जल्दी से बता दीजिए, कवक की जो कोशिका भित्ति है किससे बनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी इसका आंसर करते चलिए साथी। कवक की कोशिका भित्ति जो हो यह आपका काइटिन से बनता है। क्या से बनता है? काइटिन। अब काइटिन क्या है? ध्यान दीजिएगा, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, तो यह आपसे पूछ दिया जाएगा कि कवक का हम अध्ययन किस में करते हैं? इस कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथ ही माइकोलॉजी कहा जाता है। और कवक पर्ण रहित, सांकेंद्रिक, संवहन ऊतक रहित क्या है? तो थैलोफाइट है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। अब कुछ देखिए, हम इतना ज़्यादा बता देते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलने लगते हैं कि ज़्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए। अब पता नहीं कि उनको समझ में नहीं आता है या फिर प्रॉब्लम होता है ज़्यादा जानकारी लेने से, लेकिन मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरा जो तरीका है समझाने का, हम वही समझाएंगे। हम वैसे टीचर में से नहीं है जो आए और ऑप्शन बताएं और चल गए। नहीं, मेरा काम है थोड़ा, टीचर हुआ किस काम का? जो बुक से थोड़ा हट करना बताए तो फिर टीचर किस काम का? तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करें तो कहता है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति पावर की इकाई क्या है? जल्दी से बता दीजिए साथी, उद्योगों में प्रयुक्त पावर की जो इकाई है यह आपका क्या है? किलोवाट है, वॉट है, जूल है या फिर हॉर्स पावर है? क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। तो यह आपका होगा साथी क्या? हॉर्स पावर। चलिए अगर बात करें हॉर्स पावर की साथी, तो एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो ध्यान दीजिएगा, 746 वाट होता है। इस बात को याद रखेंगे। और हॉर्स पावर का जो ऐसा ही मात्रक है क्या है? तो वाट है। यह भी आप सभी को याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है, चैनल के जो ज्वाइन बटन है साथी, उस ज्वाइन बटन पे आप लोग 89 रुपीज़ का एक ज्वाइन बटन है, जो कि आप इसको कर सकते हैं साथी। और आपको व्हाट्सएप पे यह PDF पूरा कंप्लीट बुक का आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में अगर आपको किरण पब्लिकेशन का, रुक्मणी पब्लिकेशन का और यह रंजीत IAS सर का तीनों बुक चाहिए कंप्लीट, साथ में मैथ रीजनिंग पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप साथी 299 का कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पे आपका ऑप्शन दिया गया है, तो वहाँ पे आप कर यह परचेस कर आप हमारे एक डिस्प्ले पे नंबर आएगा, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो आपको सारा बुक कंप्लीट पूरा डिटेल में PDF कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दें साथी क्लास को। कोशिश कीजिएगा कि आप सभी को मार्केट में मिल जाए। अगर ना मिले तो आप लोग इस चीज़ को कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपका सॉल्यूशन कर पाएँ। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होती है। कई बार बताया गया प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। क्या हो जाएगा? जल्दी इसका आंसर कर दीजिए साथी, क्या हो जाएगा? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वायु में जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की ध्वनि है, इसका राइट आंसर जो होगा साथी वो आपका होगा 331 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा सा हम और भी हटकर बताना चाहेंगे कि अगर मानकर चलिए आपसे वायु ना देकर कोई और चीज़ पूछ ले, मानकर चलिए पारा पूछ दे, तब आप क्या कीजिएगा? तो साथ ही याद रखिएगा, पारा का जो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है ध्वनि की गति होती है पर, वो कितना होता है? तो 1450 होता है। ठीक है, 1450 होता है। जल की अगर बात करें हम, तो यह आपका 1483 होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम की बात की जाए तो यह आपका 6420 होता है। ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा। समुद्री तल की हम बात करें तो इसका कितना है? समुद्री तल का कितना है? तो आपका 1533। ये सभी क्या है साथी? तो ये सभी आपका 0 डिग्री
0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होती है, ये सभी हम आपको बताए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताए हैं और ये आगे हम बात करते हैं। चलिए आगे आपका क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या करते हैं साथी, डैश मापने के लिए करते हैं। जल्दी से बता दीजिए, आप सभी लोग इसमें से कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि कोई ना कोई वाहन चलाते होंगे, तो जल्दी से बता दीजिए कि ओडोमीटर का हम प्रयोग किस चीज़ में करते हैं, वाहन में। तो याद रखेंगे साथी, यह हम करते हैं क्या, तो दूरी को मापने में। ठीक है, डिस्टेंस को मापने में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया शामिल है। किसमें है, उत्सर्जन है, श्वसन है, प्रजनन है, या फिर चयापचय है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से इसका राइट आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। इसका राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन नंबर डी, चयापचय। ध्यान दीजिएगा, चयापचय एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल है। और चयापचय का जो सिद्धांत रहा है साथी, यह किन्होंने दिया था, तो याद रखिएगा, यह आपका इब्न अल नफीन ने दिया था। किसने दिया था, फिर से बोल रहे हैं, इब्न अल नफीन ने दिया था। कब दिया था, तो ध्यान दीजिएगा, लगभग 1213 से लेकर 1288 के आसपास इनका समय काल को मापा जाता है। तो ये सभी बात आप लोग याद रखेंगे। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है। जल्दी से बता दीजिए, इसमें से पदार्थ का उदाहरण क्या नहीं है। बादल है, आग है, गुरुतत्व है और बारिश का बूंदे है। क्या हो जाएगा, जल्दी इसका आंसर करते चलें आप सभी लोग। तो यह आपका होगा साथी क्या, तो याद रखेंगे गुरुतत्व। ठीक है, गुरुतत्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गुरुतत्व पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है और दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो, या फिर जो अपनी संरचना पे परिवर्तन का विरोध करता हो, वह क्या कहलाता है, तो पदार्थ कहलाता है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टीरियोडियोपिस निम्न में से किस अंग से संबंधित विशेषता है। जल्दी बताइए साथी, स्टीरियोडियोपिस जो है यह निम्न में से किस अंग में संबंधित विशेषता है, आँख, नाक, जीभ या फिर कान। तो याद रखना है आप सभी को, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा साथी, तो आँख से होगा। अब हम थोड़ा यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, स्टीरियोपिप्स जो है साथी, यह आंख से जुड़ी एक विशेषता है जो कि इस प्रक्रिया में मस्तिष्क के दो रेटिना पर एक दृश्य की छवि की तुलना करता है। और यहाँ पे आपको याद रखना है साथी कि ट्रोकोमो आंख के संबंधित रोग है। ठीक है, आंख से संबंधित जो क्या रोग है इसमें, तो ट्रेकोमा। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको बताए हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मादा मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करती है। जल्दी जल्दी आंसर करते चलिए साथ ही, इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी इसका आंसर करते चले। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा एडीज। ठीक है, कई बार हम आपको बताए हैं कि साथी डेंगू मच्छर जो है इसका भी अलग अलग प्रजाति है और अलग अलग प्रजाति के द्वारा अलग अलग बीमारी भी देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे कि साथ ही जो डेंगू होता है वह किस मच्छर से होता है, तो एडिज मच्छर जो कि एक मादा मच्छर होता है। इस कारण से आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। चलिए उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। जल्दी से बता दीजिए साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी इसका आंसर कर दीजिए। तो यह आपका साथी तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य जो था यह आपका तमिलनाडु था। और तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसमें राज्य के सभी घरों पर क्या किया गया है, तो यहाँ साथी ध्यान दीजिएगा, छत पर राज्य के सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बना दिया गया है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे तमिलनाडु के बारे में। कहता है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजारण बनाता है। जल्दी बताइए साथी, युग्म है, नाभिका है, अध्यावरण है और भ्रूण है। तो ये इसका राइट आंसर जो होगा जल्दी से आप लोग कर दीजिए, क्या होगा। हम बात करें अगर, तो यह आपका होगा अध्यावरण। अगर बात करें अध्यावरण के बारे में तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अध्यावरण किसी बीज का बीजावरण बनाता है, जिसका अगर बात करें तो बीजांड साधारण अंडाकार होता है और बीजांड दो
आवरणों से ढका होता है, एक बाहरी अध्यावार, एक भीतरी अध्यावार। तो ये सारे बात आप लोग अध्यावार के बारे में याद रखिएगा और इससे आपको ज़्यादा नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। साथ ही ग्रीन हाउस जो है यह किसको नहीं जानेंगे हम, तो यह आपका होगा ऑक्सीजन जो है यह ग्रीन हाउस के रूप में नहीं जाना जाता है। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस के रूप में नहीं जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। और ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहा जाता है, प्राण वायु भी कहा जाता है साथी, तो इसलिए याद रखिएगा। आप सभी को पता होगा कि अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं होंगे तो कोई भी जीव जंतु हो साथी वह जीव सांस नहीं ले पाएंगे, वह जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए इस चीज़ को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इसको प्राण वायु कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है यहाँ पे कि पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। तो साथ ही जब भी हम पौधे का अध्ययन करते हैं तो यह किस क्षेत्र में जाता है, तो वनस्पति विज्ञान में जाता है। इस बात को आप सभी को नहीं भूलना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे हम समझना चाहेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। जल्दी से बता दीजिए इसमें से वायु प्रदूषण कौन सा नहीं है। क्या है, आपका अम्ल वर्षा है, स्फोटिस है, यूट्रोफिकेशन है और स्मॉग है। साथ ही राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए आप सभी लोग। तो यह आपका होगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर सी यूट्रोफिकेशन जो है यह आपका राइट आंसर होगा। यूट्रोफिकेशन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। जब झीलें जलाशय में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है साथियों, तो इसी को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बढ़ी हुई हृदय दर, हार्ट बीट जो होता है वो क्या कहते हैं उसको। जल्दी बताइए, जब हार्ट बीट बढ़ जाता है किसी भी व्यक्ति का उस क्षण उसको हम क्या कहेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कर दीजिए। तो यह आपका होगा साथी क्या, तो टेकिकार्डिया, ठीक है। टेकिकार्डिया होता है क्या, यहाँ पे समझना चाहिए आप सभी को कि टेकिकार्डिया जो है यह आपका हृदय दर अनियमित हो जाता है, जैसे कि कभी अचानक बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। इसको हम क्या कहेंगे साथी, तो टेकिकार्डिया भी कहते हैं या फिर एराथीमिया भी कहते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और इसी सन व्यक्ति का क्या होता है, तो इसी सन व्यक्ति को ब्लड प्रेशर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब बीपी हाई होता है तो बीपी हाई में क्या होता है, हार्ट रेट अधिक बढ़ जाता है व्यक्ति का या फिर अचानक घट जाता है। तो जब बढ़ता है तो हाई कहेंगे, घटता है तो बीपी लो कहेंगे। इसको भी आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर है, क्या है साथी, रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर क्या है, बहुत बार बताया गया प्रश्न है, क्या हो जाएगा। आप सब लोग जल्दी से इसका आंसर करते चलिए, थोड़ा जल्दी स्पीड में इसका आंसर करते चलिए साथी। और आप सभी के लिए अब हम ये प्रीमियम लाइव क्लासेस का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग बेहतर ढंग से पढ़ पाएँ और आप लोग क्लास को सेशन को शेयर करते चलिए। साथ ही इस सेशन को जितना अधिक शेयर करेंगे आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट उतना अवेलेबल इस चैनल पे हो पाएगा। हम बार बार बोलते हैं कि अपना चैनल पे जितना बड़ा परिवार होगा कंटेंट में उतना बेहतर आपके लिए लाया जाएगा। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रुधिर में सामान्य ग्लूकोज का जो स्तर होगा यह आपका होगा क्या, तो साथ ही यह 80 से 100 क्या हो जाएगा साथी mg या फिर 100 ml रुधिर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर हम बात करें थोड़ा सा इस पर चर्चा भी कर देंगे, इंपॉर्टेंट है। चर्चा करने पे थोड़ा सा बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि आप स्पीड में चलिए, थोड़ा धीरे मत चलिए, लेकिन चर्चा कर देंगे। काफ़ी ऐसे भी मेरे विद्यार्थी हैं जिनको पता नहीं होता है, तो उन सभी को लेकर चलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, रुधिर में सामान्य ग्लूकोज की हम बात करें साथी तो 80 से 100 मीटर mg होता है और 100 ml रुधिर होता है। इंसुलिन की कमी से साथी डिसेबेट जिसको हम मधुमेह कहते हैं यह होता है। और पैंक्रियाज में पाए जाने वाले
लेगर हैंसर द्वितीय में इंसुलिन स्रावित होता है। तो इस प्रकार से यह आपके इंपॉर्टेंट है और यह आपका सीधा सीधी आता है कहाँ पे, तो मधुमेह में। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता दीजिए किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ईस्ट। ठीक है, ईस्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए कह रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, कवकनाशी एवं प्रतिजैविक रसायन है जो क्या है साथी, कवकनाशी एवं प्रतिजैविक जो रासायनिक है यह आपका क्या है, तो यह आपका हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, क्रमशः रोगजनक कवकों और जीवाणु को मारते हैं। क्या करते हैं साथी, कवकनाशी और प्रतिजैविक जो रसायन है यह क्या करते हैं, तो रोगजनक कवक को जीवाणु को मारते हैं। यह आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर परजीवी कवक को नियंत्रण करने के लिए कवकनाशी का उपयोग भी किया जाता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में ये अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है कि झूम खेती है। झूम खेती क्या है, जल्दी बता दीजिए। झूम खेती इंपॉर्टेंट है और यह अपने बिहार के संदर्भ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यह पहले आप लोग बताइए, तो हम उसके बाद आपका चर्चा करेंगे। झूम खेती जो होता है साथी यह आपका क्या हो जाएगा, तो एक प्रकार का काट और दुग्ध खेती होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करें तो झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्ष तथा वनस्पति को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरण, जैसे में हम बात करें तो लकड़ी के हल आदि का प्रयोग करके इसको क्या करते हैं, तो इसको जुताई कर किया भी जाता है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, झूम खेती। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को चीज़ समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, स्किप करने से बेटर है कि अपना विचार रख दें। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है, मेरा विचार यही रहता है कि किसी भी चीज़ का आलोचना करना है कीजिए, लेकिन उसका कारण बताना अति आवश्यक है ताकि सामने वाला को पता चल सके कि मेरा गलती क्या है, मेरा कमी क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा अगर समझाने का तरीका बुरा लगे या फिर कुछ भी लगे, जो भी हो आपके मन में, तो आप लोग कमेंट किया कीजिए। कहता है निम्नलिखित में से भारत के मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है, जल्दी बता दीजिए। भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जो है वह जहरीला इसमें से नहीं है, इसमें से जल्दी से इसका आंसर करते चलिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम अगर बात करें साथी तो क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका भारतीय सेल अजगर। अजगर जिसको हम पाइथन भी कहते हैं, यह क्या है, तो यह आपका जहरीला सांप नहीं है। ठीक है, अब आप लोग सोचेगा कि अजगर जो सांप होता है साथी इतना भयानक, इतना डरावना, इतना बड़ा होता है, क्या यह जहरीला नहीं है, ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन ये सत्य है। आप एक बार गूगल कर चेक कर लीजिएगा तो आपको शायद कंफर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो कहता है जब किसी एक कपड़े पर दूध को, ध्यान दीजिएगा, जब एक किसी कपड़े पर दूध को उबेलते में मलाई उस पर ही रह जाती है तो पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, जल्दी बताइए साथी, क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जो आपके पूछ रहा है कि जब दूध जो होता है साथी, आप लोग देखते होंगे दूध जो होता है, कभी कभी हम कपड़े के माध्यम से दूध को छानते हैं, तो जब छानने के पश्चात दूध वाला जो मलाई है वो कपड़े पे ही रह जाता है, तो यह पृथक्करण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यही प्रश्न आपसे यहाँ पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले ये आप लोग जवाब दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। साथ ही यह आपका होगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है निस्यंदन। ठीक है, निस्यंदन जो है क्या है, जब किसी द्रव्य में अविलय ठोस अशुद्धि अवस्थिति में होता है तो उस फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं साथी, तो निस्यंदन कहते हैं। चलिए आगे हम बात करें तो चालक क्या है, यह भी आप लोग का प्रश्न होगा कि सर ऑप्शन में चालक क्यों दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, चालन हम पढ़ रहे हैं, चालन क्या है, तो चालन जो है साथी यह पदार्थ के कणों से सीधे संपर्क से उष्मा के संचार को चालन कहते हैं। जैसे द्रव्य में पारा या फिर धातु में इस विधि को उष्मा संचरण भी कहते हैं। अब आपका तीसरा जो है यह क्या है, तो अपसादन है। अपसादन क्या है, तो किसी तरल
में उपस्थित कणों का वर्तन के तल या फिर सतह का आकार बैठे जाने पर अपसादन कहलाता है, याद रखिएगा। और अंतिम आपका जो है यह है आपका निस्तारण। निस्तारण का मतलब हम बात करें तो किसी गंदे जल में मिले भारी अवयव का नीचे तल में बैठ जाना अपसादन कहलाता है। और इस प्रकार से नीचे बैठे पदार्थ में साथ ही अवसादी पदार्थ भी होते हैं। तो इस प्रकार से आपका उम्मीद करते हैं कि ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रश्न कहता है एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जाता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपके सामने प्रश्न भी है और आंसर भी है और क्वेश्चन भी है, सब कुछ है। तो क्या हो जाएगा यह बताइए। लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील गम और गत्ते के डिब्बा जो है साथी, यह आपका राइट आंसर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप इसको राइट आंसर कैसे कर दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण चक्रण क्या कहलाता है? पूर्ण चक्रण होता क्या है? अनेक वस्तु ऐसी होती है जो प्रयोग करने के उपरांत पुनः नया रूप देकर उपयोग वस्तु को बनाए जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं साथी? तो पूर्ण चक्रण कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा पूर्ण चक्रण के बारे में, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम अगर बात करें तो कहता है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे? रांची है, अहमदाबाद, नागपुर या फिर मैसूर? जल्दी बताइए साथी, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह आपका होगा साथी, क्या हो जाएगा? तो नागपुर में है। अब नागपुर कहाँ है यह भी आप सबको समस्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसके बारे में हम कुछ बात करना चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो मुख्यालय है नागपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह आपका साथी इसकी स्थापना 1 मार्च 1948 को होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा। और इसके राष्ट्रीय खनिज निधि सम्मेलन की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि किस आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का? इसका राइट आंसर होगा साथी आपका क्या? तो इसका राइट आंसर होगा साथी राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन के सिफारिश पर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कह रहा है आपका भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? क्या आपका मुंबई होगा, सूरत होगा, गोवा या फिर कलकत्ता होगा? साथ ही क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है कहा जाए तो। साथ ही आपको पता होना चाहिए सूरत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो होता है वो कोठी स्थापित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब होती है यह भी आपसे पूछ देगा। तो सबसे पहले 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला कोठी होता है साथी, या फिर हम कह लें कारखाना, वो कहाँ होता है? तो सूरत में स्थापित होती है। यह आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लोहे की आपूर्ति होती है किस कारण से और कहाँ पे होती है? पहले ये बताइए कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को लोहे की आपूर्ति होती है, कैसे होती है? इसमें राइट आंसर जो होगा क्या होगा साथ ही? यह आपका होगा क्योंझर। क्योंझर से होती है, इसको याद रखेंगे। अब बात करेंगे इसके बारे में भी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र राउरकेला कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में अवस्थित है, यह आप लोग याद रखिएगा। तो आपसे पूछ देगा राउरकेला के बारे में, तो पूरा डिटेल बताए हैं, आप चाहे तो वहाँ घूमने जा सकते हैं। और राउरकेला इस्पात संयंत्र की अगर बात की जाए साथी, तो ये आपका 1959 में क्या हुआ था? तो उत्पादन शुरू किया गया था इसका। ठीक है, इसका उत्पादन कब किया जाता है? तो 1959 में, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? जल्दी से बता दीजिए, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से, यह आपका कौन सा है? साथ ही यह आपका हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, यूरोप जो है यह भी बड़ा है। एशिया इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार से एशिया नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे एशिया होता साथी, तो क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन एशिया नहीं दिया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो अफ्रीका होगा। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? जल्दी से बता दीजिए, सिख धर्म के जो पहले गुरु थे साथी कौन थे? साथी यह आपका हो जाएगा क्या? तो याद रखेंगे, गुरु नानक देव जी थे। ठीक है, सिख धर्म के जो पहले सबसे गुरु थे साथी, यह आपका गुरु नानक देव जी थे। और साथी यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो यहाँ पे रहने देते हैं।
और गुरु गोविंद सिंह जो थे साथी, गुरु गोविंद सिंह जो हैं यह सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बता दीजिए। बहुत बार चर्चा किया गया है इस पे, तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। साथ ही जो विश्व पर्यावरण दिवस है यह आपका 5 जून को मनाया जाता है। हाल ही में यह आपका इसी मंथ में ख़त्म हुआ है, तो आप लोग इसको याद रखेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है साथी, यहाँ पे क्या है तो 8 जून है, यहाँ 8 जून है। 8 जून को क्या होता है तो 8 जून को साथी विश्व महासागर दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है। 8 सितंबर को क्या करते हैं तो 8 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं, ठीक है। और आपका 10 नवंबर है, तो इस दिन को हम शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपका क्लियर हो रहा होगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपने राज्य में मुख्यमंत्री वीरता तालिका के आधार पर निम्न में से किसके समक्ष हैं, जल्दी से बता दीजिए साथी। मुख्यमंत्री वीरता तालिका के आधार पर निम्न में से किसके समक्ष हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। पॉलिटी का लगभग बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका, जिसमें राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद हो गया, संसद पूरा हो गया, ये सारा हम आपको बहुत अच्छे से कवर किए हैं। दूसरा बात हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये सभी टॉपिक कवर कर लेना है पॉलिटी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे साथी, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अब बात, इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, पहले इस पर हम बात करते हैं। तो यह आपका होगा साथी केंद्र की कैबिनेट मंत्री। वो कैसे होंगे, ध्यान दीजिएगा। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री भारत में वरीयता तालिका के आधार पर 7वें क्रम में आते हैं, और भारत में वरीयता क्रम के 7वें क्रम में ये पद धारण आते हैं, जिसमें केंद्र के कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, ये सभी आते हैं। आपसे पूछ देगा साथी कि अब यह तालिका जो है या अनुच्छेद कितने के अंतर्गत आते हैं, तो भारतीय वीरता तालिका जो है 7A में भारत रत्न प्राप्त करता है आते हैं, यह आपसे पूछ देगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ें, तो यहाँ पे आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड साथी, थोड़ा क्लियर होने दे देंगे। कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे। बहुत बार, एक बार नहीं, लगभग बहुत बार चर्चा किया गया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पहले आप लोग जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। अब मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं आपको यह बताऊंगा, मेरे से अभी उम्मीद मत कीजिएगा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर करते चलिए। तो यह आपका होगा क्या साथी, तो चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे। मजबूरी में मुझे बताना पड़ गया, आप लोग इतना देर कर रहे हैं तो मुझे बताना पड़ गया साथी, चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, कब हो जाएंगे, सब बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी जो था साथी, रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके संस्थापक जो है यह आपका चंद्रशेखर आज़ाद होते हैं, और इसकी स्थापना आपका साथी वर्ष 1928 में किया जाता है, याद रखेगा, ठीक है। दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। इसमें भगत सिंह का योगदान जो है सबसे महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद आपका बीडी सावरकर ने वर्ष 1904 में साथी पूना के में अभिनव भारत का नाम स्थापना करते हैं, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। उसके पश्चात आपका 1906 में युगांतर समाचार पत्रिका निकालते हैं। यह कौन निकालते हैं, तो साथी यह आपका वीरेंद्र कुमार घोष निकालते हैं, जो कि अनुशीलन समिति के क्या होते हैं, तो संस्थापक होते हैं, ठीक है। ये सारे बात आप लोग याद रखिएगा। काफ़ी चीज़ आपको समझाने को होता है, बताने को होता है, लेकिन मजबूर हैं कि क्लास का अवधि ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। जिस दिन हम स्मार्ट बोर्ड पे आएंगे आप सभी को जीएस का मास्टर बना देंगे साथी, यह मेरा आप सभी से वादा है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसलिए आप सभी को बोल रहे हैं कि इस बार सेशन में आप लोग गर्दा उड़ा दीजिए, सेशन में इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपना से सब्सक्राइबर, अपना फैमिली बड़ा हो जाए, और जल्द ही हम आपके सामने आएँ और आपके लिए बेहतर से बेहतर विकल्प, बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर से बेहतर नोट्स आपको अवेलेबल करवा पाएँ, ठीक है। तो इसी क्रम में आप सभी का थोड़ा सा साथ चाहिए साथी आगे बढ़ने के लिए, तभी आपको भी आगे बढ़ाने में हम सहयोग कर सकेंगे। प्रश्न कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार शेष जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए साथी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में जो
क्रम के अनुसार यह राज्य है, इसमें से कौन कौन राज्य है, जल्दी बताइए। आप सभी को जनसंख्या 2011 अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा 100% दावे के साथ कह रहे हैं हम। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे पहले बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश आता है, तो इस क्रम में आप लोग इसको याद रखेंगे। हम बात करें अगर आगे, तो यहाँ पे प्रश्न है नेक्स्ट, शिवाजी एवं राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी, जल्दी से बता दीजिए साथी, पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा साथी, तो 1665 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा चर्चा भी करना होगा मुझे कि साथी शिवाजी ने मुगल सम्राट के प्रतिनिधित्व राजा जय सिंह के साथ 1665 में पुरंदर की संधि की थी, और राजा जय सिंह के साथ साथ पुरंदर की संधि में उपरांत 1666 में, इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान दीजिएगा, 1666 में साथी शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा में मुगल दरबार में गए थे, लेकिन औरंगजेब ने वहां धोखे से उन्हें क्या कर दिया, तो बंदी बना लिया था। बहुत कुछ इतिहास है जो आपको बताना है, बहुत कुछ इतिहास से आप वंचित हैं, और मुझे लग रहा है कि इतिहास में आपको ही फंसाया जा सकता है। इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है साथी, इसलिए हम आपको कल की क्लास में हम आपको बोले थे कि हम एक होमवर्क सीरीज लेकर आ रहे हैं। अभी आप लोग लाइव हैं, जल्दी से बता दीजिए कि क्या ये होमवर्क सीरीज आपको आज हम स्टार्ट कर दें। अगर आपको अभी करना है तो जल्दी से बता दीजिए, हम अपना टॉपिक तैयार किए हुए हैं। अभी आप कमेंट में अगर बताएंगे तो अभी तुरंत आपको अंतिम वीडियो में साथी यहाँ पे हम एक टॉपिक दे देंगे जो कि कल आपसे पूछा जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए पहले आप सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा साथी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करते चलिए कि क्या आपका होमवर्क सीरीज लागू करना चाहिए इस चैनल पर या नहीं। करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो मेरा कोई घाटा नहीं है। फ़ायदा ये होगा क्योंकि साथी आप अगर खुद से चाह लेंगे तो उतना कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन 50 से 55 दिन में 50 से 55 टॉपिक, डेली एक टॉपिक आप जब प्रेशर में करेंगे तो समझ लीजिए कि आपका कितना हाई लेवल का आप तैयारी कर लेंगे। आप फिर शिक्षक के लिए दावेदार नहीं होंगे साथी, आप बीपीएससी में बोलेंगे कि हमको एसडीएम बनना है और डीएसपी बनना है। इस प्रकार से तैयारी कीजिए कि थोड़ा सा छाप हो जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो कहता है महासागरों के सतह जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है, क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। यह आपका होगा साथी 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 17 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें तो कहता है वित्तीय आपात की घोषणा को कितनी अवधि के अंदर संसद में दोनों सदनों में अनुमोदित करना आवश्यक होता है। वित्तीय आपात की जो घोषणा होती है साथी, इसको दोनों सदनों में कब कितने दिनों में अनुमोदित करने का जो है प्रावधान है, जल्दी से बता दें। इसका राइट आंसर होगा 2 माह, कम से कम 2 माह, ठीक है। वित्तीय आपात की घोषणा कम से कम 2 माह के अंदर में दोनों संसदों में अनुमोदित करना आवश्यक है। और वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान में साथी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुए हैं। तो आपसे पूछ देगा कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितने बार लागू हुए हैं, तो वहाँ डेडिक करना है क्या, एक बार भी नहीं लागू हुआ है, ठीक है, यहाँ गलती नहीं करना है। अब आपसे पूछ देगा कि साथी राष्ट्रपति शासन के उद्घोषण को संसद के दोनों सदनों के 2 माह के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है। तो यह किसके अंतर्गत होता है, इमरजेंसी किसके अंतर्गत लगाया जाता है साथी, तो राष्ट्रपति के अंतर्गत। और याद रखिएगा इमरजेंसी कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। पहला कौन है, तो वित्तीय आपातकाल, जो कि कौन सा, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है। दूसरा है आपका साथी क्या, तो अनुच्छेद 356 जो है ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 356। और तीसरा जो है यह आपका राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, तीसरा जो है आपका राष्ट्रपति शासन है, यह आपको जो आता है साथी 360 में, यह आपका 360 में आता है। चलिए आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है दीवान एवं बंदरगाह विभाग की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में हुआ था। क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, क्या होगा, तो साथी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए बताने के लिए सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और सब में हमको लगता है कि कुछ ना कुछ आपको बता दें ताकि आपका थोड़ा सा उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, थोड़ा सा 1-2 लाइन और आप लोग सीख लें। इसी क्रम में हम आपको बताते रहते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्तनाधारी कृषि का स्थानीय नाम डाहिया
कहाँ पर है? स्नाताड़ी कृषि जो है साथी, इसका स्थानीय नाम जो डाहिया है कहाँ पर है? क्या आपका मध्य प्रदेश है, झारखंड, आंध्र प्रदेश या फिर मेघालय है? तो इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका वर्ष 1948 में। ठीक है, हम बात करेंगे डिटेल में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपके भारत के संदर्भ में साथ ही आपके स्वतंत्रता के संग्राम के संदर्भ में है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति जो आई थी साथी, ये आपका 6 अप्रैल वर्ष 1948 में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। और तत्कालिक केंद्रीय मंत्री जो थे यह कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इन्हीं के समय में साथी यह लागू किया जाता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है भारत के महान्यवादी का कार्यकाल में से क्या है? 5, 6, 65 है और 6 है या फिर राष्ट्रपति के पदार्पण है? जल्दी से बता दीजिए साथी महान्यायवादी के बारे में। हम आपको कई बार बताए हैं जो महान्यायवादी होते हैं ये कौन होते हैं? तो एक प्रकार से भारत सरकार के क्या होते हैं साथी? वकील होते हैं। भारत सरकार के आपका विधि विशेषज्ञ होते हैं। तो इसको आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह आपको याद रखना है साथी, यह इनका जो कार्यकाल होता है यह किन पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका साथी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे बाद में प्रधानमंत्री पद पर आए थे? सबसे बाद में जो प्रधानमंत्री पद पे आते हैं साथी ये कौन थे? तो आई.के. गुजराल थे। ठीक है, आई.के. गुजराल थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनका हम बात करें अगर इनके बारे में तो साथी आई.के. गुजराल तो जो सबसे बाद में थे और 31 अक्टूबर वर्ष 1948 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद साथी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करें साथी इनके क्रम की, तो उसके बाद आपका राजीव गांधी आते हैं इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात, फिर आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह आते हैं, चंद्रशेखर आते हैं, बीपी नरसिम्हा आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, एजी देवगौड़ा आते हैं, काफ़ी सारे हैं। तो इतना आपको कितना बताएं, बहुत सारे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, कहता है यहाँ ध्यान दीजिएगा साथी, क्वेश्चन आपका कह रहा है मरमरगुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मरमरगुआ जो बंदरगाह साथी किस राज्य में है? तो यह आपका हो जाएगा कहाँ? गोवा में है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मरमरगुआ जो बंदरगाह है यह गोवा में अरब सागर के तट पर जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में करता है? साथी जल्दी बता दीजिए, राष्ट्रपति के पद के बारे में हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो यह आपका होगा साथी अनुच्छेद 56 में। ठीक है, यह बात आप लोग याद रखिएगा। और अनुच्छेद जो 55 है यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह क्या कहता है? तो साथ ही अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख किया गया है। आपका अनुच्छेद 57 है, यह क्या कहता है साथी? तो अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पूर्ण विचार के लिए पात्र होना अनिवार्य है, इस बात का उल्लेख किया गया है। तो इन सारे अनुच्छेद को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतिम अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 58 है, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हता का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का योग्यता क्या होगा, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए क्या उसकी योग्यता होंगे जो कि राष्ट्रपति के बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? साथ ही बहुत बार चर्चा किया गया है, इसका राइट आंसर होगा प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। ठीक है, वर्ष 1928 में साथ ही साइमन कमीशन भारत में प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आता है। और साथ ही भारत शासन अधिनियम 1919, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1919 जो अधिनियम था यह प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और इसी के समीक्षा के गठन के लिए आयोग का गठन किया जाता है। ये आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम बात करें तो कहता है भारत के निम्न में से किस राज्य का कोई समुद्री तट रेखा नहीं है? देखिए पहले तो हम आपको बता दें कि भारत का जितना भी राज्य है, अभी हम आपको बता दिए हैं कि कौन कौन सा राज्य कितना लंबा लंबा समुद्री तट रेखा है उसका, ये बता दिए हैं। दूसरा बात हम आपको बता दिए हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा झांसा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आप गलती नहीं करिएगा, तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, क्या होगा साथ ही यह आपका तेलंगाना हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन कहता है आपका कि मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखी थी। क्या लिखी थी साथी? किस भाषा में लिखी थी? पहले आप लोग जल्दी से बताइए,
इसको किस भाषा में लिखा गया था? तो आज आपको फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, मुगल जो थे साथी यह अफगानी थे, इसलिए वो फारसी भाषा को मानते थे। ये आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। निम्न में से साथी यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन चतुरायनपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ है? जल्दी बताइए, चतुरायनपूर्ण निष्क्रियता की जो नीति है साथी यह किसकी है? तो यह आपका जॉन लॉरेंस की है। किसकी है? जॉन लॉरेंस की है। ये आप लोग याद रखेंगे। और इस नीति को मुख्य रूप से जॉन लॉरेंस से संबंधित माना जाता है, क्योंकि उसने वायसराय काल, उनका वायसराय काल जो था साथी कब से कब था? तो 1863 से आपका साथी 1863 से लेकर आपका लगभग हम बात करें तो 1869 तक था। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका शासनकाल रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, यह भारत के वायसराय रहते हैं। इन्हीं के समय में साथी यह आपका क्या आता है? तो चतुरायन निष्क्रियता की सिद्धांत आता है। दक्षिण अमेरिका महादेश के एक प्रमुख देश ब्राजील की कहाँ है? जल्दी से बता दीजिए साथी। दक्षिण अमेरिका महादेश के प्रमुख देश ब्राजील की राजधानी जो है कहाँ है? क्या इसका राइट आंसर होगा? पहले ही आप लोग जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा साथी वो आपका कहाँ होगा? तो ब्राजीलिया होगा। ठीक है, ब्राजीलिया हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था। कहता है वुड्स डिस्पैच निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? साथी वुड्स डिस्पैच जो है यह आपका वुड डिस्पैच जो है साथी यह आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यह आपका शिक्षा से संबंधित है। अब आपका शिक्षा पे बात आता है और आप एक शिक्षक बनने वाले हैं। शिक्षा का आपका एग्जाम है, थोड़ा सा इस पे चर्चा करना बनता है। ध्यान दीजिएगा, वुड डिस्पैच भारत में अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मेगना कार्टा के रूप में भी इसको कहा गया है। किसको? तो वुड डिस्पैच को। काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, याद रखेगा। वुड डिस्पैच साथी आपका 1854 ईस्वी में कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष लॉर्ड वुड्स के तैयार किया था। यह भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रस्ताव द्वारा भारत के में यूरोपीय प्रणाली के शिक्षा पर बल दिया गया और भारत में भावी शैक्षणिक नीति की रूपरेखा तैयार की गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। हम बात करें आगे तो कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आने वाला इब्न तुता किस देश का था? जल्दी से इसका आंसर करते चलिए, क्या हो जाएगा? साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा साथी? तो वो हो जाएगा आपका साथी क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को। मोरक्को हो जाएगा राइट आंसर। हम बात करें इब्न तुता के बारे में साथी, तो इब्न तुता जो था यह मोरक्को का निवासी था और यह आपका 1333 ईस्वी में साथी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न तुता को दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। काजी का मतलब होता था उस समय में न्यायाधीश, जो कि मूल कौन करता साथी? तो मोहम्मद बिन तुगलक कर देता है। किसको? इब्न तुता को। हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस स्थल के हल की टेराकोटा प्राकृतिक प्राप्त होते हैं? जल्दी से बता दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? तो साथ ही यह आपका बनावली हो जाएगा। साथ ही बनावली स्थल से मिट्टी का हल अर्थात टेराकोटा प्राकृतिक का हल प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, मिट्टी का जो हल होता है इसी को हम टेराकोटा कहते हैं। और थोलाबीरा से 10 बड़े आकार के संकेत से संयुक्त एक शिलालेख मिला है। तो यह आप लोग याद रखिएगा, किसके बारे में? थोलाबीरा के बारे में। और भी बहुत कुछ है, जिस प्रकार से आपको हम यह PDF दे देंगे, वहाँ पे भी आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा अच्छे से। काफ़ी इंपॉर्टेंट इस PDF में चीज़ है जो कि आपको समझना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करें तो साथी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का है? कालबेलिया जो नृत्य है साथी यह आपका किस है? तो राजस्थान का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, याद रखिएगा। कालबेलिया जो नृत्य है राजस्थान का है और कालबेलिया जो नृत्य के अगर बात की जाए तो यह आपका कालबेलिया समुदाय की महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक भयावह नृत्य है। ये आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें, चलिए अंतिम प्रश्न कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को काल अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो जल्दी से बता दीजिए साथी, बहुत बार बताए हैं आपको, तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। सारे स्वतंत्रता संग्राम की हम घटना को आपको बहुत बार बता दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए आप सभी लोग, जल्दी से इसका राइट आंसर कर दीजिए। आपके सामने साथी यहाँ पे कालक्रम दिया गया है, घटना के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले कौन कौन घटना हुआ था, क्रम के अनुसार आप लोग सजा दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान दीजिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है साथी कब?
13 अप्रैल 1919 को, ध्यान दीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बताया है। उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन होगा। कब होगा असहयोग आंदोलन? तो साथ ही यह आपका वर्ष 1920 से 22 के आसपास चलता है। उसके बाद आपका होता है ध्वज सत्याग्रह। ध्वज सत्याग्रह कब होता है? तो यह आपका वर्ष 1923 में होता है। उसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि अंतिम यह आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक अंतिम आंदोलन था, जो कि साथ ही आपका वर्ष 1942 में होता है। तो इस प्रकार से आप लोग सारी चीज़ को याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। होमवर्क सीरीज में आपका आज का जो होमवर्क है साथी, वह है आपको कि आपको भारत के पूरे गवर्नर जनरल के और वायसराय के बारे में आपको कंप्लीट करना है। आज का क्लास में आपको यह होमवर्क दिया गया है कि भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पूरा पढ़ लेना है। पूरे उनके शासनकाल में क्या क्या बदलाव किए गए थे भारत में, इस सब को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग कर पाएंगे तो बेटर है, नहीं कर पाएंगे तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, हम आपको वहाँ पे बेहतर ढंग से एक PDF अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ हम आपके साथ हैं, घबराना नहीं है। बिहार सरकार थोड़ा धोखा दिया है हम सभी को, लेकिन हम लोग डबल ट्रिपल मेहनत करके जवाब देंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, आप लोग तैयारी कीजिए बेहतर ढंग से। कोई समस्या हो तो बिना सोचे समझिए आप लोग कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, तुरंत रिप्लाई जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही साथी। जय हिंद, जय भारत।